तो भाई पिछले लेक्चर में पैराबोला के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना। चौथा ग्राफ जो हम देख रहे थे, तो उसको मैं दोबारा आपको दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। तो भाई हम पढ़ रहे थे ग्राफ में आप लोगों को एक ग्राफ बताया था पैराबोला। तो पैराबोला आप लोगों को चार तरह का बेसिक इक्वेशन बताई थी, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर या x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर। तो कभी भी अगर हमें देखना हो कि किस इक्वेशन का किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो मैं एक बार और आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। मान लीजिए अगर कभी भी हमारे पास y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर कुछ ऐसा दिया गया है, हमसे पूछा जाए बताओ भाई ये ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो आपको सिर्फ ये देख लेना है, एक की पावर 1 होगी, दूसरे की पावर 2 होगी। तो y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। जब भी कभी ऐसा होगा तो इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। और इसका ग्राफ किस तरह का दिखेगा अगर हम वो बनाना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बस ये चीज देख लेना, y जिसकी पावर 1 है उसको इधर एक तरफ रखो, इस तरीके से y की पावर 1 है इसको इधर रखा, और जिसकी पावर 2 है उसके सामने का साइन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देख लो बस। तो बताओ भाई इस केस में इनके सामने का साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो प्लस और पावर 1 किसकी है, y की। तो हमेशा जिसकी पावर 2 है उसके तो सामने का साइन देख लो, और जिसकी पावर 1 है उसको देख लो। तो बताओ भाई क्या मिला, यहां से प्लस y मिल गया आपको। तो इसका मतलब है कि ये प्लस y की तरफ इसका मुंह खुलेगा, पैराबोला का मुंह किधर की तरफ खुलेगा, प्लस y की तरफ। तो बताओ भाई प्लस y तो ऊपर हो गया, तो प्लस y की तरफ मुंह खुलने का मतलब है कुछ ऐसे करके ये अपना मुंह खोलेगा प्लस y की तरफ। और एग्जांपल बता देता हूं, देख लीजिए। मान लीजिए हमें कुछ ऐसा दिया गया है, x इज इक्वल टू -3y स्क्वायर। तो सबसे पहली बात तो बताओ भाई जिसकी पावर 1 है उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए अलग से, ये पॉजिटिव होना जरूरी है, जिसकी पावर 1 है। जिसकी पावर 2 है उसके सामने का साइन देखिए, बताओ भाई ये साइन क्या आया, नेगेटिव। और पावर 1 बताओ भाई किसकी है, x की, तो नेगेटिव x लिख दिया। तो बताओ भाई इसका मुंह किधर की तरफ खुलेगा, माइनस एक्स की तरफ मुंह खुलेगा। तो माइनस एक्स की तरफ मुंह खुलने का मतलब है अगर मान लीजिए हम ये y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, तो बताओ भाई प्लस एक्स तो इधर की तरफ हो गया, माइनस एक्स इधर की तरफ होगा, मतलब इधर मुंह खुलेगा हमारे पैराबोला का। तो इधर मुंह खुलने का मतलब बताओ भाई ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये ग्राफ बनेगा जो x बराबर -3y स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, हटा दूं मैं इसको। तो इस तरीके से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि किसकी तरफ मुंह खुलेगा। हमेशा जिसकी भी पावर 1 होती है उसको अलग रखिए पॉजिटिव में। तो जिसकी पावर 2 है उसके सामने का केवल साइन देख लीजिए, और जिसकी पावर 1 है उसको अलग से लिख लीजिए। तो वहां से तुम्हें वो एक्सिस मिल जाएगी जिसकी तरफ इसका पैराबोला का मुंह खुलने वाला है। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, हटा दूं मैं इसको। चलिए जिस तरीके से अगला एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू -8x स्क्वायर कुछ ऐसा लिखा गया है। अब अगर हमें ड्रॉ करना है कि बताइए ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो सीधा सीधा बताओ भाई यहां पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को, जिसकी पावर 1 है वो अलग से रखा हुआ है ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जिसकी पावर 2 है उसके सामने का साइन देखिए माइनस हो गया, और जिसकी पावर 1 है उसको लिख दिया। y की पावर 1 है, तो बताओ किधर की तरफ मुंह खुलेगा, -y की तरफ मुंह खुलेगा। -y तो नीचे होता है, तो नीचे की तरफ मुंह खुलेगा हमारे पैराबोला का, कुछ इस प्रकार से पैराबोला का मुंह खुलेगा नीचे। ये बनेगा जो हमारा पैराबोला बनेगा। कभी कभी हमारे पास सिंपली इस तरीके से भी इक्वेशन आ सकती है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सीधी इस तरीके से इक्वेशन दिख जाए। कभी कभी इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि 3x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये अगर इक्वेशन देखी जाए, बताओ भाई ये इक्वेशन किस चीज की है, तो बताओ x की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 1, y की पावर
टू, तो किसी भी एक की पावर 1 और दूसरी की पावर 2 है तो पक्का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। अब ये किस तरह का पैराबोला बनेगा, अगर हम वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्या किया जाए, जिसकी पावर 1 है उसको हमेशा पॉजिटिव रखो, 3x को पॉजिटिव रखो इधर, तो बताओ भाई दूसरे वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, तो बताओ 3x इक्वल टू क्या बन गया, -4y² बन गया। और बताइए भाई यहां पर फिर ये अकेला x लिखना चाहो आप x लिख सकते हो, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू ये बन जाएगी, x बराबर -4/3y²। तो क्या सोचते हो बताओ भाई, अब हमारे पास जिसकी पावर 1 है वो बिल्कुल अलग आ गया और जिसकी पावर 2 है वो दूसरी तरफ से लग गया। तो बताओ जिसकी पावर 2 उसके सामने का साइन क्या है, नेगेटिव, और पावर 1 किसकी है, x की, तो किधर की तरफ मुंह खुलेगा, -x की तरफ ये मुंह खुलेगा इसका। तो -x की तरफ मुंह खुलने का मतलब है इसका जो ग्राफ बनेगा y और x के बीच में, वो -x की तरफ मुंह खुलने का मतलब है ऐसा करके ये ग्राफ आएगा। क्लियर है कहानी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए जिस तरीके से हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है पोजीशन x के साथ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी यू आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, हाफ की x² होती है, तो एलोंगेशन x के साथ अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, हटा दूं मैं इसको, इस तरीके से एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू ½ kx²। बताइए भाई पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ ग्राफ बनाना है, U और x के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, तो फिर वही कहानी, बताओ भाई U और x के बीच का ग्राफ बनाना है, इस बार बस y की जगह U आ गया और कोई दिक्कत नहीं है, y प्रोपोर्शनल टू x² टाइप का ही तो है। तो बताओ भाई फिर वही बात, जिसकी पावर 1 है वो अलग से है ही, जिसकी पावर 2 है वो अलग से है ही, तो बताओ भाई जिसकी पावर 2 है उसके सामने का साइन कैसा है, पॉजिटिव, और जिसकी पावर 1 है वो u है, तो किधर की तरफ मुंह खुलेगा, +u की तरफ मुंह खुलेगा, +u तो ऊपर होता है, तो ऐसा पैराबोला आ जाएगा। बताओ भाई क्लियर है कहानी, ये बनेगा। इसी में अगर होता u बराबर -½ kx², तो -u की तरफ मुंह खुलता तो ग्राफ नीचे आ जाता। समझ गए कहानी, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कोई भी एक पैराबोला है, अगर हमारे पास माइनस माइनस का चक्कर नहीं है, ज्यादातर हमारे पास ऐसा ही होगा कि माइनस का चक्कर ही नहीं होगा, और ज्यादातर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ देखना होता है, तो उस केस में तुम वो वाली टेक्निक यूज कर सकते हो, हमेशा पैराबोला उसको मारने निकलता है, उसकी तरफ मुड़ता है जिसकी पावर कम होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू t², 3t² मीटर पर सेकेंड है, तो बताइए भाई अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और इसी के साइड में मैं एक दूसरा ग्राफ बना दूं जहां पर वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3√t मीटर पर सेकेंड है, बताओ भाई दोनों में फर्क दिखाई दे रहा अपने को, दोनों का ही ग्राफ पैराबोला बनने वाला है, लेकिन अलग अलग तरह का पैराबोला बनने वाला है। हमें मान लीजिए बस फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ बनाना है, मतलब इसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हमें इधर का देखना ही नहीं है, मोस्टली हमें इधर के ग्राफ की जरूरत पड़ती है ज्यादातर, तो हमें केवल इधर का ही ग्राफ बनाना है, किस तरह का ग्राफ बनेगा। तो बताओ भाई किसकी पावर कम है, बताइए भाई पहले केस में v की पावर 1 और t की पावर 2 है, तो पैराबोला बनेगा हमारा किधर की तरफ, v की तरफ मुड़ेगा, जिसकी पावर कम है उसको मारने निकलेगा। तो बताओ भाई ये सही है या ये सही है, क्या सोचते हो, पहले वाला के दूसरे वाला, दूसरे वाला ग्राफ सही है, तो इसका मतलब है v की तरफ मुड़ेगा, इधर की तरफ ये ग्राफ जाएगा जब v इज इक्वल टू 3t² का ग्राफ बनाना होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमें ग्राफ बनाना होगा v बराबर 3√t का ग्राफ, v और t का बीच का ग्राफ बनाना है इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग, तो बताइए भाई इस बार v की पावर कम है कि t की पावर कम है, t की पावर कम है, तो इसका मतलब है ये t की तरफ ग्राफ मुड़ेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो v और t के बीच का पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। बताओ भाई थोड़ी कहानी समझ में आई है, जिसकी पावर कम होती है हमेशा उधर की तरफ मुड़ जाता है पैराबोला। दोनों ही पैराबोला हैं, अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो बताओ भाई ये v की पावर 2 बन जाएगा, t की पावर 1 बन जाएगा।
जब भी एक की पावर 1 होती है, दूसरे की पावर 2 होती है, तो वो पैराबोला बन जाता है। क्या हुआ? सेकेंड वाले में देखो, इन दोनों में से किसकी पावर कम दिख रही है अपने को? टी की पावर कम है ना, तो ये टी की तरफ ऐसे मुड़ गया। क्या होगा? एक टाइम पर दो दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक टाइम पर दो वेलोसिटी थोड़ी हो सकती है। अगर मैं ऐसे बना दूंगा तो ग्राफ गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक टी बराबर 1 सेकंड पर तुम्हारे पास वेलोसिटी +10 भी आ जाएगी और साथ में -10। तो एक ही टाइम पर दो दो वेलोसिटी होती है क्या? नहीं। और वैसे भी तुम ऐसे भी सोच सकते हो, एक चीज समझिए, ये वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बताओ भाई? टी इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, बताया था आप लोगों को। तो बताओ, जब ये पॉजिटिव रखोगे तो ये पूरी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो v हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो थोड़ा सा फर्दर बातें हैं जो सोचनी पड़ती हैं ग्राफ बनाते समय, पर अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखना होता है, तो इस तरीके से बन जाएगा। आगे बढ़े। कभी कभी हमारे पास एक कांस्टेंट और एडिशन में आ जाता है, उस केस में ग्राफ को थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है। जिस तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं तुम्हें, ये जो मैंने बात बताई, यहां पर मैंने बताया तुम्हें पैराबोला का। पैराबोला नहीं भी बनेगा तो भी ग्राफ इसी शेप का बनेगा, अगर कभी भी मतलब पावर जो है वो अगर एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2 नहीं है, कुछ और पावर है। मान लीजिए x, जिस तरीके से मैं कह दूं कि भाई y जो है, y इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 3/2 है। अगर पूछा जाए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल उसी तरह का बनेगा जैसा पैराबोला का ग्राफ बनता है। शेप वही रहेगी और कहानी भी वही रहेगी। बताओ, अगर मैं y और x के बीच का ग्राफ बनाऊं तो क्या सोचते हो? बताओ भाई, y और x में से ग्राफ पैराबोला टाइप का ही बनेगा और मुड़ेगा उसकी तरफ जिसकी पावर कम होगी, हमेशा उसको मारने निकल देगा ये ग्राफ। तो क्या सोचते हो? बताओ, किसकी पावर कम है? y की पावर कम है तो y की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा जो ये है पावर, अगर 3/2 की जगह अगर पावर होती 1/2, तब बताओ भाई किसकी पावर कम हो जाती? x। तब ये ऐसा ग्राफ बनता। समझ में आई कहानी? तो किसी भी और पावर के लिए कोई कहे कि सर अगर यहां पर पावर 1/2 नहीं है, मान लीजिए पावर है 7/2, तो बताओ किधर की तरफ मुड़ जाएगा? y की तरफ। खत्म बात। समझ में आई बात? तो प्रोपोर्शनलिटी में तो हमेशा ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, पैराबोला नहीं भी हो तो भी उसकी शेप पैराबोला टाइप की, मुड़ने की हालत वही रहेगी जो मैंने यहां पे बताया, हमेशा कम पावर की तरफ मुड़ जाएगा ग्राफ। अब अपन बात करते हैं कुछ एक और सिचुएशन के बारे में। कभी कभी एक कांस्टेंट भी एड अप हो जाता है, जिस तरीके से y = 3x² प्लस में 5। अगर हमसे पूछा जाए बताओ भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो थोड़ी देर के लिए आप इस कांस्टेंट को भूल जाइए। बताओ भाई, थोड़ी देर के लिए इस कांस्टेंट को भूल जाएंगे तो बताइए भाई ये किस तरह का ग्राफ बनेगा, वो सोच लीजिए एक बार। तो इमेजिन करो, बताओ है तो ये पैराबोला, तो y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, पैराबोला बनेगा। और थोड़ी देर के लिए अगर हम कांस्टेंट को गायब कर दें तो बताओ भाई इसका मुंह किसकी तरफ खुलेगा, वो देख लीजिए। बताओ भाई, प्लस y की तरफ खुलेगा। x की पावर 2 है, 2 के सामने तो पॉजिटिव है उसका कोएफिशिएंट, और प्लस y की तरफ इसका मुंह खुलेगा। तो बताओ, अगर ये 5 नहीं होता तो हमारा ग्राफ ऐसा होता। लेकिन अब अगर 5 आ गया तो वो कांस्टेंट हमेशा क्या करेगा? हमारे ग्राफ को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देगा। हमेशा इसका मुंह इस कांस्टेंट के कारण या तो आगे खिसक जाएगा या फिर नीचे खिसक, हमेशा मुंह आगे पीछे ही खिसक सकता है, मुंह कभी लेफ्ट राइट नहीं होगा कांस्टेंट के कारण। तो बताइए भाई इसका मुंह किधर खिसकना है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा। बताओ भाई, यहां पर +5 कर रहे हैं कि -5? +5 का मतलब है +5 की तरफ मुंह खिसक जाएगा। अगर -5 होता तो किधर चला जाता? नीचे। लेकिन +5 है तो ये ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये वाला पॉइंट बताओ कितना होगा? 5 के बराबर। आप चेक भी कर सकते हो। बताओ, अगर मैं x को 0 रख दूं, बताओ x बराबर 0 पर मैं चेक करूं, तो x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। x बराबर 0 पर आपको दिख भी रहा होगा y = 5 है। समझ में आई कहानी? तो कांस्टेंट जो होता है वो हमारे ग्राफ को थोड़ा सा खिसका देता है। जिस तरीके से इस बात का यूज करते हो, अपन एक एग्जांपल भी देख लेते हैं।
जिस तरीके से मान लीजिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मान लीजिए I इज इक्वल टू आई नॉट, कुछ भी कांस्टेंट प्लस में m इंटू एक्स का स्क्वायर, कुछ ऐसा है मान लीजिए I नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर, ये अपन बाद में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का है। तो हम जानना चाहते हैं, बताइए I और x के बीच का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। I और x के बीच का ग्राफ बनाना है, तो बताइए भाई किस तरह का ग्राफ। पहली बात तो बताओ भाई I और x, I की पावर बताओ वहां पर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 2, तो हमारे एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे की पावर 2 है, तो पक्का पैराबोला बनेगा। अब वो मुड़ेगा किसकी तरफ वो देख लीजिए। पहले बताओ भाई I नॉट तो मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं, इसको कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो बताओ भाई जिसकी पावर 2 है कोएफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, और जिसकी पावर 1 है वो I है, तो बताओ किधर की तरफ मुंह खुलेगा प्लस I की तरफ। किधर की तरफ मुंह खुलेगा प्लस I की तरफ मुंह खुलेगा। ये y बराबर एम एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया, बिल्कुल इसी प्रकार का हो गया। तो बताइए प्लस I की तरफ मुंह खुलेगा तो ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, लेकिन बताओ भाई ऐसा ओरिजिन से पास नहीं होगा। बताओ ये किधर शिफ्ट हो जाएगा I नोट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ग्राफ बताओ भाई इस प्रकार का आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी I नोट के बराबर हो जाएगी। जो स्टैंडर्ड ग्राफ है मैं वो बता दिया आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि कोई भी अनस्टंट ग्राफ आएगा हमारे पास, ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है। इस तरह का ग्राफ कभी कभी आ सकता है पैराबोला में कांस्टेंट ऐड होने पर। समझ में आएगी कहानी। तो ये था हमारे पास पैराबोला का ग्राफ जो हमारे काम के हैं। अब उसके बाद आगे समझते हैं, देख लीजिए। इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, एक और इक्वेशन होती है जो है तो पैराबोला की इक्वेशन, लेकिन अपने को उसका ग्राफ वगैरह नहीं पूछा जाएगा, उस पर डायरेक्टली वैसा कभी दिखाई दे तो हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ किस तरह का रिलेशन बनेगा। जिस तरीके से मान लीजिए कभी भी अगर ऐसा है y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, बताइए भाई यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग किस तरह का ग्राफ बनेगा, हमसे ग्राफ कभी नहीं पूछेगा वो इस इक्वेशन का, लेकिन ग्राफ का नेचर पूछ लेगा कि बताओ भाई सर्कल बनेगा कि एलिप्स बनेगा कि क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या बनेगा। तो हमेशा सबसे बड़ी पावर को कंपेयर करना है। y की सबसे बड़ी पावर बताओ कितनी है 1, और x की पावर बताओ 2 भी है और 1 भी है, पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है 2। तो बताओ y की मैक्सिमम पावर 1 और x की मैक्सिमम पावर 2, तो बताओ भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग भी रिलेशन किस प्रकार का होगा, ये भी पैराबोलिक पाथ होगा। याद रखिए ये भी किस तरह का पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ या पैराबोलिक ग्राफ को ये रिप्रेजेंट करेगा। हम बस ये पैराबोला बिल्कुल इतना सिंपल पैराबोला टाइप नहीं होगा, ये पैराबोला थोड़ा सा इसका मुंह आगे पीछे भी खिसकेगा, थोड़ा सा साइड में भी खिसकेगा, ये कहीं और बीच में जाके पैराबोला बनेगा, पर रहेगा ये पैराबोला, शेप इसकी पैराबोलिक ही होगी। थोड़ा सा इधर उधर भी खिसकेगा, ऊपर नीचे भी खिसक जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो ग्राफ है हमारे पास ये कुछ इधर की तरफ बने, कुछ ऐसे करके, समझ रहे हो कहानी। पर हमें इसकी कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये पहचानने की जरूरत पड़ सकती है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पाथ किस तरह का होगा। आगे बढ़े चलिए। तो अभी तक मैं 4 ग्राफ आप लोगों को बता चुका हूं। शुरुआत करी थी सर्कल से, फिर हमने एलिप्स पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला। अब इसके बाद बात करते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में क्या है, देखो प्रोपोर्शनैलिटी में तो पैराबोला टाइप का ग्राफ बनता है। जिस तरह मैंने यहां पर तुम्हें एक एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए y प्रोपोर्शनल टू x की पावर में 7/2 भी कर दूं, तो अभी बताओ भाई इसके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला टाइप का दिखने वाला बनेगा। उसको पैराबोला नहीं बोलेंगे, पैराबोला केवल पावर 1 और 2 के लिए बोला जाता है, लेकिन वो दिखेगा पैराबोला जैसा ही। ये तो प्रोपोर्शनैलिटी के ग्राफ है। अगर इसी में थोड़ा सा खेल खेल लिया जाए, मतलब अगर प्रोपोर्शनल की जगह क्या कर दिया जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम पर क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया जाए, तब जो ग्राफ बनता है वो बनता है हाइपरबोला। तब ग्राफ कैसा बनेगा, हाइपरबोला टाइप का ग्राफ बनेगा। तो चलिए उसके बारे में अपन बात करते हैं। ग्राफ नंबर 5 जो है हमारा, जब भी इनवर्स का रिलेशन होता है तब हमेशा जो ग्राफ बनता है दैट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होती है,
हाइपरबोला के लिए y इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट अपॉन x की पावर n, या लिखा जा सकता है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। जब भी ऐसा आएगा तब हमेशा हाइपरबोला बनेगा, जब भी इनवर्स का रिलेशन हो। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, n कुछ भी हो सकता है बट n मस्ट बी पॉजिटिव। एक चीज याद रखनी है, जो पावर नीचे है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। नीचे इनवर्स में पावर पॉजिटिव ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हमसे कभी कह दिया जाए y बराबर 10 अपॉन में x क्यूब, y बराबर 20 अपॉन में रूट x, y इज इक्वल टू 30 अपॉन x, ये सारे के सारे बताओ भाई ग्राफ कैसे बनेंगे, हाइपरबोला। सारे के सारे हाइपरबोला बनेंगे और सबका एक ही तरह का ग्राफ होगा। सब में एक बेसिक बात होगी, सबका ग्राफ जो होगा दिखने में कैसा दिखेगा। अच्छा, हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा जाएगा हमेशा, पहले क्वाड्रेंट में ही हमें जरूरत पड़ेगी हमेशा। तो y और x का ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में किस तरह का बनेगा। देखो एक चीज समझो, हर एक में एक खास बात है, अगर मैं x को बढ़ाऊंगा, बताइए अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं यहां पर, तो बताओ x बढ़ाने पर y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां पर भी बताओ अगर मैं x को बढ़ाता जाऊं तो भी y क्या होगा, कम होगा। यहां पर भी x को बढ़ाते जाएंगे y कम होता जाएगा, चाहे पावर कुछ भी हो नीचे। अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा ही, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। तो इस केस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x बढ़ता जाएगा तो y ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा हमारे पास हाइपरबोला। और ये वाला जो केस है हाइपरबोला में, इस केस को जब पावर 1 होती है, जब पावर 1 होती है, यहां पर पावर 1 दिखाई दे रही है, इसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब एवी कोई फर्क नहीं है, सारे एक जैसे हाइपरबोला है, यही दिखेगा, थोड़ा सा नाम अलग दे दिया, थोड़ा स्पेशल। तो ये मैंने इसलिए बता दिया आपको नाम की, कभी भी अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाई दे तो परेशान ना हो आप लोग। ये समझ जाना कि इनवर्स में पावर 1 है, बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। उसके अलावा अगर x की पावर 1 के अलावा कुछ भी हो, x की पावर 1/2 हो, x की पावर 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 1/7 हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे हाइपरबोला कहलाएंगे, इनवर्स का रिलेशन जब तक आएगा। समझ गए बात। एक चीज और समझिए भाई, अगर y प्रोपोर्शनल टू कभी भी x की पावर -3 है, तो बताओ भाई इसको आप प्रोपोर्शनल मत समझना, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ y प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 है, इसको ज्यादा बढ़िया तरीके से लिखने का तरीका क्या है, y प्रोपोर्शनल टू 1 में x क्यूब। तो बताओ ये क्या बनेगा, हाइपरबोला। क्या बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। इनवर्स का रिलेशन आ गया y और x के बीच में। जब भी y और x के बीच में इनवर्स का रिलेशन होगा, ग्राफ विल बी हाइपरबोला। एग्जाम्पल के लिए जिस तरीके से एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए अगर हमसे कह दिया जाए x इंटू वाई इज इक्वल टू 20, तो बताइए y और x के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। x इंटू वाई बराबर 20, तो बताइए y और x के बीच का ग्राफ। तो यहां पर भी वही कहानी है, बताओ देखो x इंटू वाई बराबर 20 है, इसका मतलब बताइए भाई, थोड़ा सा इसके साथ अगर अपन खेल खेल लें तो y बराबर बताओ क्या लिखा जा सकता है, 20/x लिखा जा सकता है। जब भी दो वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगी तो हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा। x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो y को मैं कांस्टेंट बटे x लिख सकता हूं और कांस्टेंट को मैं गायब कर सकता हूं। तो बताइए भाई y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और इनवर्स का रिलेशन देखते ही हमेशा ग्राफ बना दीजिए, कैसा बनेगा, हाइपरबोला। सिमिलरली अगर मान लीजिए कभी हमसे पूछ लिया जाए
एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा पीवी बराबर एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, पीवी बराबर एनआरटी। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एन है नंबर ऑफ मोल, आर है कांस्टेंट गैस कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करूं फोर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मैं फोर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब बताओ भाई, टी की वैल्यू कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो बताओ भाई ये पूरी टर्म राइट वाली कांस्टेंट हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होते हैं किसी भी फील्ड, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टी की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बताओ भाई यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल जाएगा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हमसे पूछा जाए बताओ पीवी ग्राफ ड्रॉ कीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में हमसे पूछा जाता है पीवी ग्राफ जिसका एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं क्या, पीवी ग्राफ जिसका एरिया वर्क बताता है। मुझे बताइए, बताओ भाई पीवी कांस्टेंट है तो इनके बीच का ग्राफ बताइए, पी और वी के बीच का कैसा बनेगा इस प्रोसेस के लिए। तो यहां पर बताओ पीवी बराबर कांस्टेंट है तो P बराबर कांस्टेंट बटे V हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन बताओ क्या निकल गया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर को कम होना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, हाइपरबोला का ग्राफ बन जाएगा। समझ में आएगी बात। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं ये हाइपरबोला का ग्राफ होता है, ऐसे करके। आगे बढ़े, चलिए जी। तो बस हाइपरबोला में तो यही है। अब इसके बाद हम अगले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। हाइपरबोला का तो सीधा ये ग्राफ होता है, इनवर्स का जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। ज्ञान तो दुनिया में इतना सारा है, पर हर एक चीज क्लास में बताना ना तो जरूरी है ना ही पॉसिबल है। आगे बढ़े, चलिए। कितने ग्राफ बता दिए आप लोगों को, 5 ग्राफ हो गए। छठा ग्राफ देखते हैं। छठा है साइनोसॉइडल ग्राफ। साइनोसॉइडल ग्राफ्स, साइनोसॉइडल ग्राफ्स क्या होते हैं, साइन और कोस के जो ग्राफ होते हैं, सिर्फ साइन और कोस, टेन का नहीं, साइन और कोस वालों के नाम होते हैं साइनोसॉइडल ग्राफ्स। तो साइनोसॉइडल ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं, जिस तरह सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला ग्राफ जिस तरह y बराबर साइन x का ग्राफ। तो अगर मान लीजिए y बराबर साइन x का हम ग्राफ ड्रॉ करें, इधर y और इधर x, तो जब भी साइन और कोस के ग्राफ होंगे तो इनको बनाने के लिए हमेशा 2 लिमिट रखेंगे, उनके बीच में ही हमेशा ये ग्राफ बनेंगे। साइन और कोस के ग्राफ हमेशा 2 लिमिट के बीच में बनते। ये लिमिट कहां से कहां तक होगी, जिस तरह साइन एक्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई कितनी हो सकती है, +1 मिनिमम वैल्यू, तो +1 से -1 तक के बीच का ग्राफ बनेगा। और शुरू कहां से होगा बताओ भाई, x बराबर 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाता है, यहां से ग्राफ शुरू होगा और ऐसे ये सांप सा बना दीजिए, ये बन जाएगा साइन एक्स का ग्राफ। अगर हम ये एंगल ढूंढना चाहें कि किस एंगल पर ये चीजें आएंगी, तो ये हर 90 डिग्री पर कुछ ना कुछ खास घटता है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें 90 और जोड़ दीजिए 180 डिग्री, ये वैल्यू आएगी टोटल 270 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट होगा, फिर ऐसे ही होता जाएगा। तो इसका मतलब है साइन एक्स का ग्राफ +1 से -1 तक के बीच में रहेगा और इस तरह का ग्राफ रहेगा। अगर इसी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगला एग्जांपल जिस तरीके से मान लीजिए y इज इक्वल टू,
y इज इक्वल टू 7 साइन एक्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो कभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप तो बेसिक ग्राफ देखिए कौन सा है, साइन का ग्राफ। तो इसका ग्राफ बिल्कुल वही बना दीजिए जो आपको साइन का ग्राफ बनाना है। बेसिक ग्राफ तो बताओ भाई कौन सी नेचर का है, साइन वाला है, तो साइन वाला ग्राफ ऐसे बना दीजिए ज्यादा सोचे बिना। बस एक चीज का फर्क आ जाएगा, बताओ भाई यहां पर, बताओ भाई ये जब साइन एक्स मैक्सिमम होगा, साइन एक्स मैक्सिमम बताओ भाई 1 हो सकता है, तो y की अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो पाएगी, +7 हो जाएगी। तो ये वैल्यू +7 हो जाएगी और ये वैल्यू -7 हो जाएगी। तो इतना ही आएगा बस, y इज इक्वल टू 7 साइन एक्स। ठीक है, एक होता है -sin x का ग्राफ। तो साइनोसोइडल ग्राफ के बारे में अपन बात कर रहे हैं, हो गया। जिस तरीके से अगला एग्जांपल मान लीजिए y इज इक्वल टू -sin x का ग्राफ। तो बताओ भाई -sin x का ग्राफ बनाएंगे तो ये भी दो लिमिट के बीच में ही आएगा। बस एक बात का फर्क पड़ जाएगा, बताओ भाई जब मैं x को 90 डिग्री रखूंगा तो बताओ भाई साइन 90 1 हो जाता है, तो ये 1 होगा इंटू माइनस और हो जाएगा। तो बताओ भाई 90 डिग्री पर +1 आएगा कि -1, -1 हो जाएगी y की वैल्यू। मतलब तुम माइनस करोगे तो बताओ जो ये वाला ग्राफ था पॉजिटिव वैल्यू वो नीचे नेगेटिव में चली जाएंगी और जो नेगेटिव है पॉजिटिव में चली जाएगी। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने पूरे साइन एक्स फंक्शन को, तो पॉजिटिव को ये नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में, तो हमारा ग्राफ तो साइन वाला ही बनेगा। लेकिन बताओ भाई जो पॉजिटिव हिस्सा है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर से ग्राफ शुरू होना था बल्कि वो नीचे से शुरू हो जाएगा। 90 डिग्री पर -1, ये वैल्यू वही रहेगी +1 से -1 तक के बीच में। अगर मैं इसी को -10 साइन एक्स कर देता तो भी ग्राफ यही बनता, बस फिर यहां पे वैल्यू +10 हो जाती और यहां पे -10 हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक ग्राफ कौन सा है बस वो फोकस करना है अपने को। बेसिक ग्राफ तो माइनस साइन का ये है। ठीक है, अब इसके बाद साइन स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर की एक खासियत होती है, स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। इमेजिन करिए अगर साइन एक्स -1 भी होगा कहीं पर, तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो y तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो y कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा आएगा तो ये भी दो लिमिट्स के बीच में, लेकिन इसके लिए दो लिमिट्स ये होंगी, ये कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी y की वैल्यू। अच्छा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ भाई कितनी हो सकती है, 1। उसका स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 1। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और 0 से शुरू होगा। तो देखो साइन एक्स का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ऐसे समझिए ये था हमारा साइन एक्स। अगर मैं इस ग्राफ का स्क्वायर करूंगा तो बताओ भाई जो +1 है उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, और जो -1 है इसका स्क्वायर करेंगे ये भी क्या बन जाएगा, +1। जो नेगेटिव वैल्यू है इनका भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो पॉजिटिव आ जाएंगी। तो पॉजिटिव वाला तो ग्राफ पॉजिटिव रहेगा ही, जो नेगेटिव वाला ग्राफ है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो साइन स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है, 0 से शुरू होगा और कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, बेसिक ग्राफ। सिमिलरली अगर यही सारी कहानी कोस के ग्राफ के लिए कही जाए वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ, और उसके अलावा कैसे कैसे ग्राफ के साथ खेल सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। हटा दूं मैं इसको, जिस तरीके से अगला एग्जांपल y इज इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ।
तो बताइए भाई, cos x का जो ग्राफ होगा ये भी साइनोसॉइडल ग्राफ होगा, दो लिमिट्स के बीच में आएगा। cos के लिए भी बताओ भाई, cos x की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। इस ग्राफ में एक ही फर्क है इसमें और साइन वाले में। बताओ अगर यहां पर x बराबर 0 पर मैं वैल्यू चेक करूं तो cos 0 बताओ कितना हो जाएगा, 1। तो ये ग्राफ जो है बस 1 से स्टार्ट होगा और इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसमें और साइन में केवल फर्क यही है कि साइन का ग्राफ 0 से शुरू होता है, कोस का ग्राफ 1 से शुरू होता है, कोस 0 1। सिमिलरली अगर ये तो कोस का ग्राफ है, अगर मैं आपसे पूछता बताओ भाई माइनस कोस का ग्राफ बनाइए, वो भी बना सकते हो। y बराबर माइनस कोस एक्स का ग्राफ इसी का उल्टा बन जाएगा। रहेगा दो लिमिट के बीच में, रहेगा वही +1 से -1 तक के बीच में, लेकिन ग्राफ ऊपर से शुरू होने के बजाय बताओ भाई माइनस कोस का ग्राफ है तो किधर से शुरू हो जाएगा, नीचे से, यहां से शुरू हो जाएगा -1 से। x बराबर 0 वैल्यू रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। x बराबर 0 पर -1 से ग्राफ शुरू हो जाएगा। तो साइन x का ग्राफ माइनस साइन x के लिए उसका उल्टा हो जाएगा, कोस x का ग्राफ माइनस कोस x के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। कोस स्क्वायर x का ग्राफ, वो भी बताओ भाई। देखो अगर मैं कोस x का ग्राफ ये है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बताओ भाई पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो भी जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर हमसे बोला जाए कि कोस स्क्वायर एक्स का ग्राफ बताइए, y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो भी हमेशा ऊपर ही ग्राफ बनेगा, पॉजिटिव में ही ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू +1। और इसका जो ग्राफ होगा बस एक चीज का फर्क आएगा, बताओ भाई ये ग्राफ कहां से शुरू होगा, +1 से शुरू होगा और रहेगा ऊपर ही ऊपर, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के ग्राफ हमेशा पॉजिटिव में ही रहते हैं, 0 से ज्यादा ही वैल्यू देते हैं। बस एक ही फर्क है, साइन का 0 से शुरू होता है, कोस का ग्राफ 1 से शुरू होता है। आगे बढ़े, चलिए जी। तो ये थे हमारे पास साइनोसॉइडल ग्राफ, बेसिक जो साइनोसॉइडल ग्राफ बनते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हटा दूं मैं इसको। तो जो 7वीं टाइप के हमारे पास ग्राफ हैं, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ दो प्रकार का होता है। पहला हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ की, जहां पर e हम जानते हैं। बताओ भाई e की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई होगी, लगभग 2.72 के बराबर आती है। मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूं, e की वैल्यू होती है 2.72। अगर मैं e की पावर, ये तो e की पावर 1 है, अगर मैं आपसे पूछूं e की पावर -1 कितना होगा, वो अगर निकाल लें तो e की पावर -1 का मतलब बताइए भाई 1/e हो जाएगा। तो 1/e का मतलब है लगभग 1/2.72। जब ये वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 0.37। शायद आप लोगों ने कहीं पर सुना भी होगा, ये वैल्यू देखी होगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहां पर सुनते हो
वहां पर ये वैल्यू देखने को मिलती है बार बार 0.37 टाइम कांस्टेंट, तब बातें आएंगी। तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। e की पावर -1 जो है वो होता है 1/e 0.37 के बराबर। और अगर मैं e की पावर बिल्कुल इनफाइनाइट कर दूं, बताओ भाई e की पावर इनफाइनाइट, तो 2.7 की भी पावर इनफाइनाइट, तो 2 की पावर 7 है, उसको एक बार उसका पावर 2 करेंगे तो उतने से ही गुना, 3 करेंगे तो और बड़ी वैल्यू, तो वो तो बढ़ती जाएगी। तो बताओ भाई e की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ही हो जाएगा। लेकिन अगर e की पावर करूं माइनस इनफाइनाइट, तो ये बनेगा 1/e की पावर इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा 1/e की पावर इनफाइनाइट। तो क्या होता है? इनफाइनाइट। और 1/infinity को क्या लिख देंगे? 0 वैल्यू आएगी। ये बस 4 वैल्यू हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी। इन्हीं से हमारे आगे के सारे वो ग्राफ बनेंगे। जिस तरीके से अगर मैं y = e की पावर x का ग्राफ बनाऊं, वो कैसा बनेगा? वो इन्हीं वैल्यूज से आ जाएगा हमारे पास। जिस तरीके से अगर मैं y और x के बीच का ग्राफ बनाऊं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैं ग्राफ बना रहा हूं, किस तरह का ग्राफ हमें दिखाई देगा? तो बताओ भाई, सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं x बराबर 0 रखूं, इमेजिन करो x बराबर 0 यहां पर, बताओ भाई x को 0 रखूंगा तो e की पावर 0 बताओ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये तो y की वैल्यू बताओ यहां पर आएगी, इसको मैं 1 बोल देता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं x बराबर 1 पर देखूं, बताओ भाई x बराबर 1 पर वैल्यू रखूं, x को 1 रख दूं अगर मैं यहां पर, तो बताओ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.72। मतलब हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, कुछ यहां पर आएगी वैल्यू 2.72। और अगर मैं ऐसे ही 2 कर दूंगा तो बताओ भाई x बराबर 2 करूंगा तो ये पावर और ज्यादा हो जाएगी, 3 पर और ज्यादा हो जाएगी, 4 पर। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा तो बताओ इसकी पावर बढ़ती जाएगी, और पावर बढ़ती जाएगी तो बताओ भाई वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहां तक बढ़ेगी? बताओ भाई इन्फिनिटी तक जाएगी ये। तो हमारा यहां से आगे का ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ जाएगा इन्फिनिटी तक। जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। और अगर मैं इससे पीछे वाले पॉइंट्स के लिए देखूं, बताइए अगर मैं x बराबर -1 रखूं तब बताओ y कितना आएगा? बताओ अगर मैं x को -1 रख दूं तो बताओ e की पावर -1 बताओ कितना होता है? 0.37। तो बताओ ये वैल्यू जो होगी हमारे पास कुछ इस तरीके से घट के ये जो ग्राफ होगा नीचे यहां पर आकर, ये बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.37। और भी बताओ अगर मैं x को बढ़ाता जाऊं माइनस में, तो x बराबर -इन्फिनिटी अगर कर दूं तो बताओ e की पावर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये ग्राफ कम होता जाएगा इस प्रकार से। थोड़ा सा मैंने गलत ये इस तरीके से बना दिया, ये ऐसे करके क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा, और कम होते होते अल्टीमेटली 0 ही हो जाएगा। कम हो जा भाई, ऐसा ग्राफ बनेगा। और x बराबर -1 पर ये वैल्यू देगा 0.37। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। 0 से ग्राफ उठना शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। यहां पर हमेशा वो वैल्यू आएगी x बराबर 0 पर जो इसका कोफिशिएंट है। बताओ यहां पर कोफिशिएंट असल में कितना है? 1 है, तो वो आएगा यहां पर। अगर 1 की जगह कुछ और होगा तो वो चीज आएगी यहां पर। जिस तरीके से मैं अगला एग्जांपल बता रहा हूं, हटा दूं इसको, ग्राफ बना लिया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लगातार बढ़ता चला जा रहा है वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक। इसी तरह का अगर मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल आपको बोल लूं, y = 5e की पावर x। कोई पूछे कि सर ये बताओ भाई, तो बताओ देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पहचान है पावर पॉजिटिव आएगी। बताओ भाई पावर पॉजिटिव है, e की पावर x पॉजिटिव है, मतलब ग्रोथ का ग्राफ है। और ग्रोथ का ग्राफ बनाना हो कभी आगे से हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा सीधा बस ऐसा ही ग्राफ बना देंगे जैसा ये अभी अपन ने बनाया है, ऐसे कर देंगे, खत्म बात। ये ग्राफ बनेगा। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये वाली जो वैल्यू आएगी यहां पर x बराबर 0 पर जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट को सामने वाले कोफिशिएंट के बराबर आएगी। आप चेक भी कर सकते हो। बताइए अगर मैं x बराबर 0 रखूं यहां पर तो बताओ भाई e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी जो कोफिशिएंट होगा।
समझ में आई कहानी? इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई कहे कि सर अगर कभी ऐसा ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू मान लीजिए 8e⁻70, अंदर भी कुछ मल्टीप्लाई हो गया, तो सर बताइए यहां पर y और t के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? तो पहली बात तो बताओ भाई, ये भी y बराबर e⁻x जैसा ही है, पावर पॉजिटिव है। जब तक पावर पॉजिटिव रहेगी वो ग्रोथ का ही ग्राफ बताएगा, और ग्रोथ का जब जब ग्राफ बनाना हो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसा कर दोगे, ये ग्रोथ का ग्राफ होगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, ये हमेशा सामने वाले कोफिशिएंट की वैल्यू देगा। बताओ 8 लिख देंगे और कुछ नहीं। कोई कहे कि सर बीच में 7 भी तो आ गया, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ की शेप यही रहेगी। उससे ये हो सकता है थोड़ा सा स्टीप बन जाए, थोड़ा सा ग्राफ जल्दी राइज कर जाए, शेप बेसिक शेप यही रहने वाली है। आगे बढ़े जिस तरीके से, अब एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ देखते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात पकड़ी, बहुत बढ़िया, गुड, बिल्कुल सही बात। ये जो ग्राफ बनेगा अगर मैं टाइम के लिए बनाऊंगा तो ये ग्राफ बताओ भाई कहां से शुरू होना चाहिए? यहां से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही, परफेक्ट बात। ये ऐसे होता लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा अगर टी के साथ ग्राफ देखा जाए। समझ रहे हो कहानी? आगे बढ़े, चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं डीके, एक्सपोनेंशियल डीके। तो एक्सपोनेंशियल डीके के बारे में अपन बात करते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू e की पावर -x, मतलब पावर अगर नेगेटिव में आ जाए x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ होता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं कि सर किस तरह का ये ग्राफ हमें दिखाई देगा, तो इधर मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अच्छा x को 0 रखेंगे तो बताओ e की पावर 0 1 पॉइंट, ये 1 से ही पास होगा, पास तो ये 1 से ही होगा। लेकिन देखो अगर मैं x को यहां पर +1 रखूं, मतलब इस पॉइंट पर, बताओ भाई x को अगर मैं 1 रखूंगा तो बताओ e की पावर 1 नहीं बनेगा बल्कि क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। और -1 तो बताओ भाई 1 से कम वैल्यू आएगी, 0.37 हो जाएगी। बल्कि अगर मैं इधर वाले पॉइंट पर देखूंगा, मतलब अगर मैं x को कितना रखूं? -1 रखूंगा, तो बताओ x को अगर मैं -1 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाकर e की पावर 1 आ जाएगा। और e की पावर 1 तो बताओ भाई 2.72 होता है, तो वो बड़ी वैल्यू आएगी। तो सारा खेल पलट जाएगा बेसिकली। तो मैं सीधा डायग्राम बना रहा हूं, तो ये एक्सपोनेंशियल डीके जो होगा इन्फिनिटी से घटता हुआ और अल्टीमेटली 0 पर जाएगा। ये जो है कम होता हुआ ग्राफ होगा, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाओगे प्लस में, तो बेसिकली पावर माइनस में बढ़ती जाएगी, और माइनस में पावर बढ़ती जाएगी तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो ये डीके होता हुआ हमारा ग्राफ बनेगा। और इसमें भी बाकी सारी बातें वही लागू होंगी जो एक्सपोनेंशियल डीके के बाकी ग्राफ के लिए मैंने बताई थी। मान लीजिए अगर y इज इक्वल टू 7 और e की पावर -3x, कुछ ऐसा है। कोई आपसे पूछे बताओ भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आपको ये समझना, बताओ ये e की पावर +x का है कि e की पावर -x का है? e की पावर -x का मतलब है एक्सपोनेंशियल डीके। अगर यहां पर +x होता तो ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लेकिन e की पावर -x है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ होगा। और एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ हमेशा इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। हाँ ये वाली जो वैल्यू होगी कुछ इस तरीके से आएगा और कम होते होते 0 हो जाएगा।
ये वाली वैल्यू जो होगी ये हमेशा सामने वाला कोफिशिएंट डिसाइड करता है, जो कि बताओ कितना है, 7 आएगा यहां पर। ये कोफिशिएंट जहां पे ये पॉइंट पे कट करता है वो वैल्यू सामने वाले कोफिशिएंट के बराबर होती है। ये एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ हो जाएगा। इसी में एक लास्ट ग्राफ और देखते हैं, इसी का एक्सपोनेंशियल डीके का एक स्टैंडर्ड ग्राफ। हटा दूं क्या इसको? जिस तरीके से आप लोगों ने रेडियो एक्टिव डीके सुना होगा, बताओ अल्फा बीटा गामा डीके सुना होगा, तो वहां पर आपको जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कम होते जाते हैं। n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। टाइम के साथ कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, इक्वेशन बनती है, n बराबर n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। कुछ कुछ बच्चों को शायद याद भी हो ये चीज। तो एक्सपोनेंशियली डीके होते जाते हैं, जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है कम होते जाते हैं। तो बताओ, अगर हमसे पूछा जाए बताओ इसका ग्राफ बताइए किस प्रकार का ये ग्राफ बनेगा, n और t के बीच का ग्राफ बताना है। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो बताओ भाई यहां पर ग्रोथ हो रहा है कि डीके हो रहा है? डीके हो रहा है। पावर नेगेटिव है, e की पावर प्लस टी होता तो टाइम के साथ ये वैल्यू बढ़ रही होती, पर e की पावर माइनस टी है, मतलब तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी टाइम के साथ। और टाइम के साथ कम होती जाएगी तो बताओ भाई जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। पर मैंने तुम्हें बताया, बताओ भाई ये टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो बताओ असली ग्राफ केवल यहां से यहां तक का आएगा। तो हमारा जो पीछे वाला ये ग्राफ है, ये ग्राफ तो बनेगा ही नहीं। तो ये वैल्यू बताइए भाई कितनी आएगी, n नॉट के बराबर, जो ये कोफिशिएंट है। अगर तुम ध्यान दो, देखो देखने में ये थोड़ा थोड़ा हाइपरबोला जैसा दिख रहा है। तो हाइपरबोला का ग्राफ और एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ, टाइम वाला जो ग्राफ है वो एक जैसा दिखते हैं, सिर्फ एक बेसिक फर्क होता है, हाइपरबोला कभी भी इस एक्सिस को कट नहीं करता। अगर मान लीजिए n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t होता, तो इमेजिन करिए, तब बताइए भाई जो n है वो टाइम के साथ कम होता चला जाता, जैसे जैसे t बढ़ाते तो n की वैल्यू कम होती जाती, इनवर्स का रिलेशन। लेकिन उस केस में जो ग्राफ बनता वो बताइए भाई इधर से नहीं शुरू होता, यहां पर अगर कट कर गया तो वो कभी भी हाइपरबोला नहीं है, बल्कि वो एक्सपोनेंशियल डीके का ग्राफ होगा। अगर ऐसा बनाऊंगा तो याद रखना, तो हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा होता है। हाइपरबोला कभी भी टच नहीं करता वाई एक्सिस को, लेकिन एक्सपोनेंशियल डीके हमेशा वाई एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। दोनों का बेसिक अंतर समझ में आया? तो ये है बेसिक रिलेशन डिफरेंस। एक्सपोनेंशियल डीके वाई एक्सिस को कट करता हुआ जाता है, हाइपरबोला कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं, वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, वो इधर से इन्फिनिटी से ऐसे टच पास पास होता हुआ और इधर भी पास पास निकल जाता है, वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता हाइपरबोला। ये थे सारे के सारे हमारे ग्राफ। तो जितने अपन ने ग्राफ देखे, अब हम चेक करते हैं, चलो देखते हैं कि क्या अब हम किसी भी ग्राफ की इक्वेशन से क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का ग्राफ बनने वाला है। चलो देखते हैं, जितने अपन ने ग्राफ पढ़ लिए। हटा दूं मैं इसको? चलिए, मैं यहां पर कई सारी इक्वेशन लिखूंगा, आपको अंदाजा लगाना होगा कि किस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरह का ग्राफ बनने वाला है। इस तरह पहला है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x इंटू 3y इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू e की पावर 3y, या 2y लिख दो, इसको ज्यादा बढ़िया रहेगा, 2y इज इक्वल टू e की पावर 3x, बस बतेरे होगी। अब हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन से किस तरह का ग्राफ बनेगा।
देखो देखने में तो सारे थोड़े थोड़े एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन हर एक अलग तरह की इक्वेशन क्रिएट करेगा, हर अलग तरह का ग्राफ बनाएगा। सबसे पहला बताइए मुझे, क्या सोचते हो, बताओ भाई। स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये होगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। उसके बाद देखते हैं, बताइए भाई दूसरा ग्राफ बताओ किस तरह का होगा। पैराबोला बनेगा, बिल्कुल पैराबोला बनेगा, और साथ में कांस्टेंट भी आ गया जो पैराबोला को ऊपर नीचे खिसका देगा। x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो पक्का कैसा बनेगा, पैराबोला का ग्राफ बनेगा। तीसरा बताइए भाई, एलिप्स बनेगा। कैसे समझ में आया बताओ भाई, x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, लेकिन दोनों कोफिशिएंट अलग है, कोफिशिएंट अलग है, तो एलिप्स क्रिएट होगा। समझ में आ रही कहानी, आप इसको चाहें तो। अगला बताइए, सर्कल बनेगा, बिल्कुल भाई, x की भी पावर 2 है, y की भी पावर 2 है, और दोनों कोफिशिएंट इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल मतलब सर्कल। अगला बताइए भाई, हाइपरबोला बनेगा। ये बेसिकली 6xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, इज इक्वल टू 7 हो गया, तो 6xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा। तो बताइए भाई क्या बनेगा, यहां से हाइपरबोला बन जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोल सकते हो, क्योंकि पावर 1 आएगी, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। और बताइए भाई लास्ट वाला बताओ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाएगा। पावर पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल अगर माइनस कर देता तो एक्सपोनेंशियल डीके हो जाता। क्लियर है कहानी। तो देखो हम किस तरीके से सारे ये समझ गए कि इक्वेशन देखकर कैसे हम ग्राफ की शेप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो बताओ भाई, ये सबको समझ में आ गई है कहानी, किस इक्वेशन से किस तरह का ग्राफ क्रिएट होता है। अब हम इसके बाद आगे समझते हैं, देख लीजिए। अब ग्राफ के बाद, अच्छा ग्राफ में भी अभी एक दो बातें और हैं। कभी कभी ग्राफ में भी वो और मजे ले सकते हैं हमारे, उसके बारे में समझते हैं बात। हटा दूं मैं इसको, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, उसको ध्यान से देखना समझना, और फिर उससे अगला एग्जाम्पल आप उस बात का यूज करते हुए खुद लिखना, सॉल्व करना। मान लीजिए देखो, हम काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं के से रिप्रेजेंट करता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको ही पता होगा, हाफ mv²। हमसे पूछ लेता है कभी कभी, बताओ काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाइए अलग अलग तरह के। देख लो कौन कौन सी तरह के ग्राफ। जिस तरह पहला ग्राफ हमसे पूछ लिया, बताइए काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाइए। दूसरा उसने हमसे पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ ग्राफ बनाइए। तीसरा उसने पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी का 1/वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाइए। रिलेशन एक ही है, लेकिन उसने 3 अलग अलग तरह के ग्राफ पूछ लिए हमसे। अब कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा, इसके लिए मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, तरीका क्या है समझ लीजिए। सबसे पहले तो हमारा रिजल्ट प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में लिख लीजिए। बताओ भाई किन दो क्वांटिटी के बीच में ग्राफ हम ढूंढ रहे हैं, के और वी, तो इनके बीच में प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में आंसर रिजल्ट लिख लीजिए। बताओ भाई हाफ और एम तो कांस्टेंट ही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, के इज प्रोपोर्शनल टू v² लिख सकता हूं। क्या बात क्लियर है, के इज प्रोपोर्शनल टू v²। अब हमें किस किस के बीच का ग्राफ बनाना है वो देख लो। हमेशा एक चीज याद रखो, जो चीज यहां पर होगी उसको हमेशा y कह दीजिए, और जो भी चीज यहां पर होगी उसको हमेशा x कह दीजिए। हम हमेशा y और x के बीच में ही रिलेशन निकालेंगे और तभी ग्राफ बनाएंगे। क्या सोचते हो बताओ भाई, जो y एक्सिस पर है उसको हमेशा y का नाम दे दो, जो x एक्सिस पर है उसको x का नाम दे दो। तो बताओ भाई k की जगह क्या लिख दिया जाएगा, y। तो बताओ ये k दिखाई दे रहा है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। प्रोपोर्शनल टू बताओ भाई v² को x लिखूंगा कि v को, क्या है यहां पे v है तो v को x लिखा जाएगा। तो बताइए ये पूरा v² है, पर हमें सिर्फ किसको x लिखना है, सिर्फ v जो है उसकी जगह x लिख दिया जाएगा, स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा। क्या बात समझ में आई, क्या किया, v की जगह x लिख दिया, खत्म बात।
अब बताइए हमारा क्या बन गया, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो पक्का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। और बताओ भाई किसकी तरफ किसको मारने निकलेगा, y को कि x को, y को मारने निकलेगा। तो बताओ भाई y की एक्सिस की तरफ मुड़ जाएगा, बताओ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, y की तरफ मुड़ जाएगा हमारे पास, प्लस y की तरफ। अगला देखते हैं, बताओ भाई k और v स्क्वायर के बीच का ग्राफ, फिर दोबारा यही कहानी। बताओ k इज प्रोपोर्शनल, पहले तो इनका प्रोपोर्शनलिटी के रूप में रिलेशन निकाल दीजिए। तो बताओ भाई k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जो भी यहां पर दिखेगा उसको हमेशा क्या बोलना है, y, और जो भी यहां पे दिखेगा उसको हमेशा क्या बोलना है, x। तो मुझे बताइए, बताओ k की जगह यहां पर k जो है इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, y। और बताओ इस बार v को x बोल लूंगा कि v स्क्वायर को, v स्क्वायर को x बोल लूंगा। तो बताओ पूरा v स्क्वायर जो है इसी को मैं x का नाम दूंगा, तो पूरा v स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया जाएगा, x लिख दिया जाएगा। तो अब बताओ y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है कि y प्रोपोर्शनल टू x। तो बताओ ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो सीधा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बनेगा। अच्छा दोनों में फर्क बताओ भाई, यहां पर तुम्हें फर्क दिखाई दे रहा है, इसने फर्क डाल दिया सारा। यहां पर v की जगह हमने x लिखा था, तो यहां पर v स्क्वायर बन गया था x का स्क्वायर, लेकिन यहां पर पूरा v स्क्वायर उसी को x लिखना पड़ेगा, तो पूरा v स्क्वायर सिर्फ x बन के रह गया। थोड़ा अंतर समझ में आ गया, आगे बढ़े। उस केस में बताओ भाई k और 1/v स्क्वायर इनके बीच का ग्राफ बनाना है, फिर वही कहानी, बताओ भाई k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है, k इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होता है। अब कैसा ग्राफ बनेगा, अब हमें निकालना है, देखो बताओ k की जगह बताओ क्या लिखेंगे, y। तो बताओ यहां पर ये जो k है इसको हटाओ, इसकी जगह क्या लिख दिया, y प्रोपोर्शनल टू, बताओ भाई इसकी जगह x लिखेंगे, 1/v की जगह x लिखना है, पर इधर तो 1/v है ही नहीं, तो पहले इधर 1/v क्रिएट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा, क्या खेल खेलना पड़ेगा, v स्क्वायर को तुम लिख सकते हो 1/1 में v स्क्वायर, थोड़ी गंदगी फैलानी पड़ेगी। क्या किया अपन ने, बताओ v स्क्वायर था यहां पे, उसको तुम लिख सकते हो 1/1 में v स्क्वायर। बताओ ये ऊपर जाके v स्क्वायर बन जाएगा, ये होगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/v स्क्वायर को क्या 1/v का होल स्क्वायर बोल दूं, 1/v का होल स्क्वायर बोल दिया इसको। अब इमेजिन करिए, देखिए अब हम क्या करें भाई, यहां पर अब लिख सकते हैं 1/v आ गया हमारे इक्वेशन में, तो k की जगह लिख दिया हमने y, और बताइए भाई 1/v की जगह x आएगा, तो बताओ ये 1/v है कि नहीं है, इसकी जगह x आएगा, तो बताओ प्रोपोर्शनल टू, ऊपर तो 1 बचेगा, अपोन में x का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो बताओ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ किस तरह ग्राफ बनेगा, इनवर्स का रिलेशन मतलब हाइपरबोला, इनवर्स कभी भी रिलेशन हो मतलब हाइपरबोला। तो कभी भी अगर इस तरह का कॉम्प्लेक्स ग्राफ वो आपसे पूछे बनाने की, तो ऐसे बनाया जा सकता है। एक ही एग्जांपल बहुत है, बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं। अब इसके बाद हटा दूं मैं इसको, एक और बताऊं क्या इसका एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल और देख लीजिए। आप लोगों से पूछता हूं, इस बात का यूज करना जो मैंने यहां पे बताई है, इस बात का यूज करते हुए आप लोग एक बार सोच के देखना। भाई मान लीजिए, देखो जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, फॉर्मूला बताओ भाई 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। हमें ग्राफ बनाना है, एक बार तो मान लीजिए टाइम का ग्राफ बनाना है जी के साथ, और एक बार हमें मान लीजिए टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है 1/g के साथ। आप चाहो तो पहले वाले को भी टी स्क्वायर बोल दो, चलो टी स्क्वायर का ग्राफ जी के साथ बनाइए और टी स्क्वायर का ग्राफ 1/g के साथ बनाइए।
तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि टी और जी में आपको रिलेशन पता होना जरूरी है प्रोपोर्शनैलिटी के रूप में। तो आप बाकी सब कुछ कांस्टेंट को गायब कर दीजिए। तो बताओ भाई, अगर मैं बाकी सब कांस्टेंट को गायब कर दूं यहां से, तो बताइए भाई, टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g लिखा जा सकता है। 2 पाई कांस्टेंट है, हटा दिया, एल कांस्टेंट है, हटा दिया, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/√g। बताओ अगर स्क्वायर करेंगे तो बताइए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/g आ जाएगा। ये रिलेशन है जो टी और जी में रिलेशन है, या टी स्क्वायर और जी में रिलेशन है। अब इससे आपको ये दोनों ग्राफ बनाने हैं, टी स्क्वायर और जी के बीच का ग्राफ बनाइए और टी स्क्वायर और 1/g के बीच का ग्राफ बनाइए। नहीं, एल कांस्टेंट है, अगर हम जी के साथ ग्राफ देख रहे हैं मतलब लेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ जी में वेरी कर रहे हैं। अगर हम लेंथ को चेंज करते तो जी कांस्टेंट करते। एक टाइम पर एक वेरिएबल के साथ हमें ग्राफ बनाना है, टाइम पीरियड का। बताओ भाई, देखो, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/g। पहले केस में बताइए भाई, यहां पर जो टी स्क्वायर है, जो भी यहां पर टर्म है हमेशा उसको y बोल लेंगे। तो क्या सोचते, बताओ भाई, यहां पर जो पूरा टी स्क्वायर है, इस पूरे टी स्क्वायर को मैं क्या कह दूंगा, y कह दूंगा। जो भी x एक्सिस पर टर्म है उसको हमेशा x बोल देंगे। तो बताइए भाई, यहां पर g की जगह मैं क्या लिख दूंगा, x लिख दूंगा। तो बताओ, g तो नीचे है, तो 1 में g था, g की जगह क्या लिख दिया, x। तो बताओ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बन गया। तो बताओ क्या बनेगा, हाइपरबोला। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, हाइपरबोला। लेकिन दूसरे केस में अगर हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी, बताओ भाई, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा फिर वही कहानी यहीं से देख लेते हैं। टी स्क्वायर जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/g है। अब इस बार बताइए, अगर मैं टी स्क्वायर और 1/g के बीच का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, तो जो यहां पर टर्म है उसको हमेशा y बोल देंगे। तो बताओ, ये पूरा टी स्क्वायर बताइए, ये तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। प्रोपोर्शनल टू बताइए भाई, ये टर्म पूरी x आएगी। तो इस बार बताओ, जो पूरा 1/g है वो क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो बताओ यहां से क्या मिला, y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। थोड़ा कहानी समझ में आई। इस तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं। तो हमेशा जो भी क्वांटिटी यहां पर है उसको y बोल दो, जो क्वांटिटी यहां पर है उसको x बोल दो, और तो तुम्हें y और x में एक सीधा स्टैंडर्ड रिलेशन मिल जाएगा। उस y और x के रिलेशन से तुम हमेशा ग्राफ देख सकते हो किस तरह का ग्राफ बनेगा। अब हम इसके बाद आगे समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हटा दूं मैं इसको, चलो। बाइनोमियल थ्योरम, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ये और बताना है तुम्हें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फॉर्मूला सबको आता ही होगा, तो ये बेसिक वो भी चलो मैं बता दूंगा। तो समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें क्या कहती है, फिजिक्स में कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्स रिजल्ट को थोड़ा सा आसान भाषा में लिखने के लिए अपन बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। कभी कभी वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा अगर हमारे पास रिजल्ट आ जाए, उसको थोड़ा सा आसान रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर मान लीजिए कोई क्वांटिटी x जो है वो 1 से बहुत ही छोटी है, देन उस केस में 1 ± x की जो पावर n है उसको लगभग लिखा जा सकता है, पावर को आगे आकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ± जो भी साइन है ऐसे कैसे रहेगा, n आगे आ जाएगा इंटू x हो जाएगा, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये है बाइनोमियल थ्योरम। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए 1.002 की पावर 3, हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। एक चीज और, बाइनोमियल थ्योरम से हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है।
तो यहां पर सबसे पहले बताओ इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस में 0.002 की पावर 3। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमेशा दो कंडीशन की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी दो कंडीशन? सबसे पहली टर्म हमेशा कितना होना जरूरी है, एक होनी जरूरी है हमेशा यहां पर। और दूसरी बात, जो अगली टर्म है वो क्या होना जरूरी है, एक से बहुत छोटी वैल्यू होना जरूरी है। तो बताओ क्या यहां पर दोनों हमारी शर्त पूरी हो गई क्या? पहली टर्म एक दिखाई दे रही है और दूसरी टर्म एक से बहुत छोटी है, इसका मतलब हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग क्या कहता है, 1 प्लस में हमेशा जो पावर है वो आगे आके एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 0.002, तो हमारा जो आंसर आएगा लगभग बताइए भाई 1, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 0.006 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरीके से अपन इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। इतना ही बहुत है आज के लिए, अगले लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे।